नमस्कार, मैं राकेश कुमारी और आप देख रहे हैं हिंदी मूल, जहां हम हर शब्द की जड़, उसका असली अर्थ और गहराई समझते हैं। आइए शब्दों को सिर्फ शब्द नहीं, सही मायनों में जानें। हम सब दिन रात साहित्य या लिटरेचर शब्द का इस्तेमाल बहुत ही सहजता से करते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या इस एक छोटे से आम शब्द के भीतर कोई बहुत गहरा, कोई दार्शनिक रहस्य छिपा हो सकता है? आज की हमारी इस चर्चा में हम इसी सीक्रेट को डीकोड करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये एक शब्द पूरी मानव सभ्यता के विकास की कहानी सुनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। साहित्य सुनने में कितना साधारण लगता है। ये मूल रूप से संस्कृत भाषा से निकला हुआ शब्द है। जब भी हम इसे सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? कुछ मोटी मोटी किताबें, कविताएं या किसी महान लेखक की कोई रचना, राइट? लेकिन मजेदार बात तो ये है कि इस आम से लगने वाले शब्द के भीतर एक बहुत ही प्राचीन और गहरा फॉर्मूला छिपा है। ये सिर्फ कोई नाम या संज्ञा नहीं है, बल्कि सदियों पुराने ज्ञान को खोलने वाली एक चाबी है। भाग 1, शब्द का छिपा हुआ रहस्य, द वर्ड्स हिडन सीक्रेट। तो क्या हम वाकई उस गहरे प्राचीन फॉर्मूले को जानते हैं जो इस रोजमर्रा के शब्द साहित्य के भीतर छिपा है? हम अक्सर शब्दों को बस बात करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उनके बनने की कहानी पर कभी ध्यान नहीं देते। चलिए इस पहेली को थोड़ा मिलकर सुलझाते हैं। साहित्य की व्याकरणिक संरचना, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ साहित्य। अब इस प्रोसेस को थोड़ा धीमा करते हैं। ये किसी पजल या जटिल गणितीय समीकरण से कम नहीं है। देखिए, पहला कदम है सह, जिसका मतलब होता है साथ या मिलकर। दूसरा कदम है इति, जो इस प्रकार या किसी स्टेटमेंट का संकेत देने के लिए इस्तेमाल होता है। और फिर अंत में तीसरा कदम आता है य प्रत्यय, जिसका काम है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा बनाना। सह, इति और य, इन तीनों के बिल्कुल सटीक रूप से जुड़ने पर ही वह ठोस आधार तैयार होता है, जिसे आज हम साहित्य कहते हैं। अगर हम ग्रामर के जानकारों की माने तो वो इस स्ट्रक्चर को एक बहुत ही गहरे लेवल पर ले जाते हैं। वे इसे संस्कृत की ई धातु से जोड़ते हैं, जिसका मतलब होता है गमन करना या जाना। अब सोचिए, जब इस ई धातु में सह उपसर्ग जुड़ता है तो एक नया शब्द बनता है सहित, यानी इसका शाब्दिक अर्थ हुआ एक साथ जाना या आपस में जुड़ना। और इसी सहित होने के भाव से, इसी फीलिंग से अंततः साहित्य शब्द ने जन्म लिया। मतलब साफ है, इसका निर्माण पूरी तरह से जुड़ने या एक साथ चलने की प्रक्रिया पर आधारित है। मूल अर्थ साथ साथ होना, रूट मीनिंग बीइंग टुगेदर। और यहीं पर एक बहुत ही अद्भुत खुलासा होता है। साहित्य का जो एकदम प्राचीन और असली अर्थ था ना, उसका किसी किताब, कागज या स्याही से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था। उसका अर्थ था सिर्फ साथ साथ होना, मिलन या संयोजन, यानी एक ऐसी अवस्था जहां बहुत सारे अलग अलग तत्व मिलकर एक नया, एक पूर्ण रूप बनाते हैं। अब ये सोचकर कितना आश्चर्य होता है कि जो शब्द आज सिर्फ पढ़ाई लिखाई का पर्याय बन गया है, उसका जन्म दरअसल एकजुटता और मिलन की इस अत्यंत व्यापक और खूबसूरत अवधारणा से हुआ था। अनेक का एक हो जाना, बस यही मूल रूप में साहित्य था। आधुनिक समय में साहित्य इन मॉडर्न टाइम्स। खैर, आज के समय में अगर हम देखें तो साहित्य का अर्थ सीधे तौर पर भाषा में लिखी गई रचनात्मक कृतियों से लिया जाता है। चाहे वो कोई खूबसूरत कविता हो, कोई दिलचस्प कहानी हो, कोई लंबा उपन्यास हो या फिर कोई नाटक। आज की इस मॉडर्न दुनिया में साहित्य का सीधा सा मतलब है वे लिखित शब्द जो पन्नों पर दर्ज हैं। अगर हम ध्यान दें तो ये उस प्राचीन और व्यापक अर्थ का एक बहुत ही लिमिटेड और विशेषीकृत रूप बन गया है। अब हालांकि इसका अर्थ समय के साथ थोड़ा सीमित जरूर हुआ है, लेकिन सच कहूँ तो ये आधुनिक परिभाषा भी अपने आप में बेहद खूबसूरत और शक्तिशाली है। इसे ऐसे देखिए, मानव भावनाओं, विचारों और अनुभवों की कलात्मक अभिव्यक्ति। ये वाकई अद्भुत है कि कैसे एक शब्द जो महज जुड़ने का अर्थ रखता था, उसने धीरे धीरे मानव जाति के सबसे गहरे अनुभवों, हमारे सुख दुख और विचारों को एक आर्ट के रूप में व्यक्त करने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा ली। आज साहित्य केवल भौतिक चीजों का मिलन नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण मानवता की आवाज बन चुका है। वास्तविक बनाम आधुनिक अर्थ, एक्चुअल वर्सेस मॉडर्न मीनिंग, जहां हमें एक बहुत ही साफ विरोधाभास या कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ वो मूल अवधारणा है, भौतिक या भावात्मक मिलन, किसी भी चीज का किसी भी रूप में एक साथ जुड़ जाना। और वहीं दूसरी तरफ आधुनिक अवधारणा,
पूरी तरह से स्पेसिफिक है, केवल और केवल लिखित रचनात्मक कृतियां। एक तरफ एक बेहद खुली असीमित भावना है और दूसरी तरफ एक बहुत ही विशिष्ट कॉन्क्रीट रूप है। अगर हम इस पूरे सफर को गहराई से देखें तो साफ पता चलता है कि कैसे एक विशाल विचार समय के साथ धीरे धीरे सिकुड़ता गया। स्वरूप या फॉर्म की बात करें तो जो पहले केवल साथ होना या मिलन था, वो लिखित कृतियों में बदल गया। उसकी प्रकृति या नेचर को देखें तो जो पहले एक जनरल मिलन था, अब वो खास तौर पर केवल भाषा और कला से जुड़ गया है। और अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो जहां प्राचीन काल में ये एक बहुत ही ब्रॉड सेंस में इस्तेमाल होता था, आज ये पूरी तरह से सिर्फ साहित्यिक क्षेत्र तक ही सीमित रह गया है। एक व्यापक विचार कैसे विशिष्ट होता गया, ये वाकई उसका एक क्लासिक उदाहरण है। तो अब सवाल उठता है, क्या ये दोनों अर्थ एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हो चुके हैं? बिल्कुल नहीं। आधुनिक युग में साहित्य का अर्थ है शब्दों के माध्यम से भावों का सुंदर समन्वय। गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ भी समन्वय यानी मिलन ही हो रहा है। पुराने अर्थ का वो सहित होना आज भी जिंदा है। आज के साहित्य में हमारे शब्द और हमारी भावनाएं एक साथ आ रहे हैं और ठीक यही मिलन कला को जन्म दे रहा है। ये प्राचीन और आधुनिक अर्थ के बीच का सबसे परफेक्ट और काव्यात्मक पुल है। और अब इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या आज की कहानियां, कविताएं और उपन्यास हमारे विविध मानवीय अनुभवों को एक साथ नहीं ला रहे हैं? जरा सोचिए, जब हम कोई बेहतरीन कहानी पढ़ते हैं तो क्या दुनिया भर की भावनाएं उस कहानी के जरिए हमारे भीतर सहित नहीं हो जाती? शायद आधुनिक साहित्य आज भी अपनी उसी प्राचीन नियति को पूरा कर रहा है, हम सब के अनुभवों को एक साथ लाना। इसके बारे में जरूर सोचिएगा।